Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसबी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, लास्ट टाइम पर हमने देखा था कि सूर्य 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है उगने के, और डूबने के 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कल अच्छे से समझा था। आज हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ये आज का हमारा टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन। इसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसको आज हम लोग समझेंगे क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफिनीशन पहले हम बता रहे हैं। जब प्रकाश की श्वेत किरण, ठीक है, यानी कि जब श्वेत प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, ठीक, किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल धुएं के कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, तब प्रकाश की किरण उन कणों से टकराने के बाद, ठीक, तब प्रकाश की किरण उन कणों से टकराने के बाद बिखर जाते हैं। बिखर जाने का मतलब फैल जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा, ये तो हमारा डिफिनीशन हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। ठीक, हम लोग देखते हैं, ठीक, घर में रोशनदान होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, अगर उस रोशनदान से, ठीक है, बहुत पतला अगर आता है तो हम लोग देखेंगे कि अंदर जाने के बाद जो पतला प्रकाश आ रहा है वो फैल जा रहा है। ठीक है, और उसमें हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे धूल के कण, ठीक है, छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं। ठीक, इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए कि जब श्वेत प्रकाश जाता है, ठीक, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन के बाद। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को तरंगदैर्घ्य की बात करनी है। ठीक है, यानी कि चूँकि हम लोग जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जो बैगनी और नीले हैं, ठीक, उनका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकीर्णन होता है वो बैगनी और नीले रंग का ज़्यादा होता है और लाल रंग का कम होता है। इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो प्रकीर्णन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तरंगदैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। ठीक, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, अब इसके डिफिनीशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लोग, अच्छा, इसी में हम लोग समझेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक, टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो जो मीडियम है हमारा, ठीक है, जिससे प्रकाश की किरण गुजर रही हैं, ठीक, उन मीडियम में छोटे छोटे जो धूल के कण हैं, ठीक है, उन कणों को हम लोग कोलाइडी कहते हैं। ठीक है, कोलाइड कहते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन कहते हैं। अच्छा, यानी कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, ठीक, उस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन सर्वप्रथम जॉन टिंडल ने किया था। ठीक, ब्रिटिश के थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम इसका ऑब्जर्वेशन किया था और उन्होंने इसका नाम दिया कि टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले, फिर आगे बात करेंगे। तो वही डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखा है जो अभी बताया है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण होते हैं, तो इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, और जो धूल धुआं के कण होते हैं उनको हम लोग कोलाइडी कण कहते हैं। ठीक, अब इन कोलाइडी कणों द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उस पर घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसका डिफिनीशन, फिर हम आगे बात करते हैं। इसकी प्रकीर्णन का बात हो गया। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, हम लोग देखते हैं कि
हम लोग नीचे से यानी कि पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ तो आकाश हमको नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है यही आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इसके चारों ओर वायुमंडल है, ठीक है, ठीक। सूर्य का प्रकाश, सूर्य हमारा ऊपर है, ठीक, सूर्य है मान लीजिए यहाँ पे। सूर्य का प्रकाश जब आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक। जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल में क्या है, गैस की बहुत सारी परतें हैं, ठीक है, धूल धुएं के कण हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो ठीक है। जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो धुओं के कण हैं, ठीक है, उनसे टकराने के बाद जो प्रकाश है वो फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। अच्छा, चारों तरफ फैल जाता है। अभी हमने प्रकीर्णन में ये बताया था कि जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, प्रकीर्णन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तरंगदैर्ध्य। अब जब प्रकाश की किरण आता है यहाँ से तो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे वायुमंडल में प्रकाश की किरण प्रवेश करता है, ठीक है, तो धूल धुओं के कणों से टकराने के बाद फैल जाता है, यानी कि उनका प्रकीर्णन हो जाता है। अच्छा, तो सारे जो भी कलर हैं प्रकाश में, ठीक है, तो सबका प्रकीर्णन होगा, ठीक है। उसमें रेड कलर भी होता होगा, ब्लू, मतलब बहुत सारे कलर होते हैं। अभी हमने बताया कि जो प्रकीर्णन होता है तरंगदैर्ध्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर होता है उनका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि जो प्रकीर्णन है उनका बहुत कम होगा। वहीं जो वायलेट कलर हैं, ब्लू कलर, वायलेट जो भी हैं, ठीक है, इनका तरंगदैर्ध्य कम होता है। इसका मतलब कि इनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता होगा। तो जब यहाँ से सूर्य के प्रकाश आता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है, यहाँ पर जो प्रकीर्णन होगा वो लाल रंग का बहुत कम होगा और जो ब्लू कलर है, ठीक है, नीला, उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीला कलर है चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है, वायुमंडल में। इसीलिए जब हम लोग पृथ्वी पर से ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण नीला रंग चारों तरफ वायुमंडल में फैल जाता है, इसीलिए हमको नीला दिखाई देता है। अच्छा, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो आकाश को काला क्यों देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको काला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर हम लोग जानेंगे, ठीक। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, ठीक, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल न होने के कारण, ठीक है, वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश वहाँ से पास करेगा, वहाँ से गुजरेगा, ठीक है, वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर कोई धूल धुएं के कण नहीं होंगे, ठीक है। जब धूल धुएं के कण नहीं होंगे यानी कि कोलाइडी कण नहीं होंगे तो जो प्रकाश आएगा सूर्य का प्रकाश उनका प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है, उनका प्रकीर्णन नहीं होगा। इसके कारण सूर्य के प्रकाश में जितने भी रंग होते हैं, ठीक है, वो चारों तरफ मतलब सारे कलर मिल जाते हैं, ठीक है, सारे कलर मिल के मतलब काला कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश काला दिखाई देता है। यही रीजन है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर धूल धुएं के कण नहीं होते हैं, ठीक, कोलाइडी कण न होने के कारण वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण सारे रंग मिलके आकाश को काला कर देते हैं, ठीक है, इसका आंसर हुआ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, कि जब सूर्योदय होता है, ठीक है, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य हमको लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे। सूर्य जो है अब हम इसका, ये हमारा क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे क्यों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखाई देता है, ठीक है।
मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। अच्छा, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, ठीक, इसका मतलब कि जो सूर्य होता है, ठीक, जो हॉरिजन है, ठीक, क्षितिज है, उसके करीब होता है, ठीक है, या तो इधर होता है या तो इधर होता है। मतलब कि ये जो दूरी है, ठीक, ये जो दूरी है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, ठीक है। यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे होते हैं, ठीक। इस समय जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी तक, ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है चारों तरफ पृथ्वी के, ठीक है। इस समय जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी तक, ठीक है, वायुमंडल में जीव प्रवेश करती हैं, ठीक, उनका प्रकीर्णन होने लगता है। जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक, प्रकीर्णन होने लगता है। चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, और बाकी कलर का तरंगदैर्घ्य कम होता है। यानी कि जो बाकी कलर हैं रेड के अलावा, ठीक है, उनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, लेकिन जो लाल कलर है उनका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए उनका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक। इसलिए बाकी जो कलर है उनका तो प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है, वो फैल जाएंगे, लेकिन जो रेड कलर है वो सीधे हमारी आँखों तक आएगा, ठीक है। इसीलिए जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, यानी कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमको ज़्यादा लाल दिखाई देता है, ठीक है, यही रीज़न है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन बता देते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ह्यूमन आइज पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक, उसके सामने मतलब उसका जो दूरबिंदु है, ठीक है, यानी कि अधिकतम जहाँ तक वो देख सकता है वो है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति, ठीक, तथा क्षमता क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है, निकट की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ हम बना रहे हैं ऐसे, आप देखिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा नेत्र है, ठीक है। कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है, नेत्र के सामने उसका जो दूरबिंदु है वो 80 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये दूरी जो है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, और ये इसका दूरबिंदु है। दूरबिंदु का मतलब ये हुआ कि जो ये निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसको 80 यहाँ पे जो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से आगे की चीज़ें उसको दिखेंगी, ठीक है, इसके आगे हम जितना भी वस्तु को रखें सब दिखेगा, ठीक, लेकिन 80 सेंटीमीटर से पीछे की चीज़ें उसको नहीं दिखती हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है, ठीक है, उसको नहीं दिखेगा, ठीक। अच्छा, जब हम दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, उस दिन हमने ये देखा था कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ठीक, तो उसका संशोधन हमने कैसे किया था कि उसके मान लीजिए अगर वो चश्मा पहनता है, ठीक है, उसके चश्मे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस, ठीक है, यानी कि कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो पूछ रहा है कि आवश्यक लेंस की प्रकृति, यानी कि कौन सा लेंस होगा, ठीक है। तो हमको तो ये तो पता चल गया कि लेंस क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। अच्छा, उसका पूछ रहा है क्षमता क्या होगा, ठीक, क्षमता पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है पी पूछ रहा है, और हमने क्या पढ़ा है, पावर इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f पढ़ा है। यहाँ पे तो हमको एफ नहीं पता है, ठीक है, हम कैसे पावर को फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम एफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एफ निकालेंगे, या पता चल जाएगा हमारा, तो पी इक्वल टू 1/f कर देंगे, हमको पावर पता चल जाएगा लेंस का, ठीक है। अच्छा,
मान लीजिए कि ये निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति है, इसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, यानी कि अनंत पर वस्तु रखा है, ठीक है, वो उसको नहीं दिख रहा है, ठीक। तो यदि हम इसका संशोधन करें, ठीक है, यानी कि संशोधन का मतलब ये है, यदि कोई वस्तु अनंत पर है, ठीक है, उसका इमेज अगर हम यहाँ पर बना दें, क्योंकि यहाँ तक तो उसको दिख रहा है, ठीक है, अगर अनंत पे जो कोई वस्तु रखा है, ठीक है, उसका इमेज अगर हम यहाँ पर बना दें, ठीक है, तब तो ये व्यक्ति उसको देख लेगा, ठीक है, इसको देख लेगा। इसका मतलब ये जो 80 सेंटीमीटर है वो क्या हमारा हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। और हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, ठीक, अनंत पर, यानी कि अनंत पे वस्तु को रख रहे हैं, उसका इमेज हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक, यानी कि जो u है वो हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, अब जो लेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, लेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1/f = 1/v - 1/u, ये हमने लेंस फार्मूला पढ़ा है, ठीक। अब आप देखिए v पता है, u पता है, या फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। 1/f = v, साइन कन्वेंशन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, यानी कि साइन के साथ आपको वैल्यू पुट करना है। v क्या होगा, लेंस के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो ये -1/-80, ठीक, ये हमारा है -1/u, u भी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वो हो जाएगा -∞। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/f = 1/-80, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 1/∞, इसका मतलब कि 0, यानी कि 1/f = 1/f = कितना होगा, ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा f होगा वो कितना होगा, -80, ठीक है, यानी कि f = -80 सेंटीमीटर, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा लेंस होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है संशोधन के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेंस का फोकल लेंथ जो आया निगेटिव आया, निगेटिव किस में होता है, कॉन्केव लेंस में होता है, ठीक है, ये हुआ। अब हमको फाइंड आउट करना है कि पावर क्या होगा। अब तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है। तब जो P होगा, P = 1/f, f किस में होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में आप उसको नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो होगा -0.8 मीटर, ठीक है, 0.8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग f की वैल्यू पुट कर देंगे -0.8, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा हमारा, P = -10/8, P = कितना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 1, 2, 1.25, यानी कि P जो हमारा होगा -1.25, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, यानी कि D। तब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा लेंस कौन सा लेंस होगा, तो लेंस हमारा होगा कॉन्केव लेंस होगा, ठीक। क्षमता क्या होगा, क्षमता होगा 1.25 डायोप्टर, ठीक है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप एक्सरसाइज में तो नहीं है, ठीक, आपको बाहर से कहीं क्वेश्चन मिले तो आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। और एक्सरसाइज के और जो क्वेश्चन है वो तो हमने पढ़ा दिया, आप उसको देखिएगा, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक। अब हम लोग अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक। धन्यवाद।